एनडी की तैयारी करनी है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो। हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, जय श्री राम। आप सभी को नव वर्ष के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं और आप नए एपिसोड में बिल्कुल आप सबका स्वागत है। वेलकम टू द आरुष चैट द पॉडकास्ट वी आर डूइंग स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट डे। तो आज है हमारे साथ बहुत ही माननीय पुरुष, a gentleman, a handsome and a black dark complex boy named Adarsh Sagar, a aspirant, a NDA return, two-time cleared NDA exam person, representing his Melaghat to the state of Uttarakhand, खटीमा के नागरिक। बैठ जाओ इधर आके, बैठ क्यों जाती देर से, पॉडकास्ट चालू हो गया तेरा। एंड रिप्रेजेंटिंग हिज एंड हियर कम्स आदर्श सागर। हेलो गाइस। तो आदर्श सागर जी, व्हाट अबाउट द इंट्रोडक्शन? So my name is Adarsh Sagar. I have qualified one time NDA exam. So he's wrong. या वन दो बार दिया था पर एक बार ही क्वालिफाई हुआ। तो भाई ने अभी मैंने बाल कटवा के लेके आया हूँ, पर मैंने भाई से बोला ऊपर से भी कटवा ले, पर इन्हें ऊपर से नहीं कटवाया, साइड से कटवाया। कहती चोमू लग रहा है। ओए कमेंट में करी चोमू। सो इसको लैमिनेशन लगाना जरा ब्लैक वाला इसको मुंह पे। तो हेयर कम्स द पॉडकास्ट एंड गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारा पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और हेयर कम्स द ऑडियंस बोल लिया जाएगा। हाँ, पॉडकास्ट चल रहा है। तो मैंने पता है एक एस्पिरेंट का पॉडकास्ट ले रहा हूँ मैं। ही इज़ अ एस्पिरेंट। मार दूंगा। सो मिस्टर आदर्श सागर, जैसे कि हमें पता है कि आपने 2 साल एनडी का अटैम्प्ट किया है, तो आप हमारे ऑडियंस को ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए जिससे कि उनको थोड़ा इजी पड़े अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको एनडी की तैयारी करनी है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओ। प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से ये होगा कि क्योंकि एनडीए में ज़्यादातर क्वेश्चन पुराने रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। इससे आपको वो आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। सो अगर हमारे ऑडियंस को ऐसा इतनी नॉलेज नहीं है, चलो ठीक है, तो हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ मिलेंगे? प्रीवियस ईयर पेपर के लिए ये कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं आप? नहीं, हम चाहते हैं हमारे ऑडियंस को सब चीज़ पता हो कि उन्हें क्या चीज़ कहाँ मिलेगी। हम पड़ोसियों को देंगे। हम प्ले स्टोर में आपको एक मिनट दिखाता हूँ, एक ऑल एनडीए पेपर्स करके एक एप्लीकेशन मिल जाएगी आपको। उसमें 2012 से लेकर सारे पेपर मिल जाएंगे। साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। 2 बार का मतलब उसमें साल 2012 से लेकर 2025 तक के 24 तक के एग्ज़ाम हो गए। कितने सारा 12 साल 12 दिन 24 पेपर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। वो वैसे सीडीएस का भी होता है। द सेकेंड क्वेश्चन इज, मतलब एक एस्पिरेंट को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपने एग्ज़ाम क्लियर होने से पहले के, जो भी उनका फेज़ होता है जब वो पढ़ाई करते हैं। ऐसे कि आपको पता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें पढ़ने का मन नहीं करता है, तो मतलब उन्हें पढ़ना है पर उन्हें पढ़ नहीं पा रहे, उनका माइंडसेट कहीं फोकस नहीं हो पा रहा है। आप अपनी बातें कर रहे हैं क्या? जी, बात हमारी ही है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कैसे, मतलब कैसे वो उसका सॉल्यूशन निकाला जाए कि हमारा थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल बढ़े उसमें। एस्पिरेंट की कोई समस्या नहीं होती है। ये वाला हाँ समझ भाई, ये जो फेज होता है ना, ये एक तपस्या करने के दिन होते हैं। ये जो कुछ साल होते हैं 18 से लेकर 24 साल तक के बीच, इससे पहले अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तपस्या जारी रखो 24 साल तक देखो। और मैं तो कहूँगा कि एक सेकेंड ऑप्शन लेके चलो हमेशा। अगर 2-3 अटैम्प्ट में नहीं निकलता है और कोशिश करो कि 2-3 अटैम्प्ट में निकल जाए, क्योंकि उसके बाद एक दर्द बन जाता है भाई कि घर वाले अलग प्रेशर डालते हैं, ताने अलग मिलेंगे, लोग अलग बोलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करने 2 से 3 अटैम्प्ट में निकल जाए। उसके लिए सेकंड ऑप्शन है ना भाई, अगर नहीं निकलता है तो सेकंड ऑप्शन पे जाओ। हाँ, तो जैसे कि आपने बोला कि सोसाइटी बहुत मैटर करती है एक एस्पिरेंट के लिए। हाँ। कि सोसाइटी उससे ताने मारती है कि तुम बाहर गए थे या तुम्हारा नहीं निकला, तो उन चीज़ों से कैसे डील करा जाए और कैसे माइंडसेट, तो उन चीज़ों से कैसे डील करा जाए, तो आपको जैसे एडवाइस देना चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत क्या है? देखो वो पत्ता गिर रहा है, तुम्हें फर्क पड़ रहा है?
नहीं सर, हमें कोई हाँ तो सोसाइटी जो बोल रही है उस पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वेरी गुड, ताली बजाओ, ताली बजाओ। अपने लिए बजा रहा हूँ। तो ये आंसर मुझे इनका बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सोसाइटी बहुत मैटर करती है। जैसे कि इन्होंने घर छोड़ा है, आपने घर छोड़ा है। जी, जैसे आपने बोला कि सोसाइटी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें थोड़ा पढ़ाई पे ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो जैसे इंसान बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहा होता है, जैसे कि दिन में कम से कम 8-10 घंटे तो आप पढ़ते ही होंगे। ठीक है। हाँ, क्या ना वही। हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो जैसे कि कभी कभी होता है जैसे 2 घंटे पढ़ लिया हमने, तो फिर एक बीच में होता है कि थोड़ा माइंड कॉन्सेंट्रेशन लेवल हट जाता है 1-2 घंटे बाद, ऐसा मुझे थोड़ा फील होता है। तो उसको कैसे डील करते हैं आप? देखो मैं ऐसा बोलूँगा कि जैसे आपका कल का शेड्यूल क्या है? नो शेड्यूल फिक्स है नहीं। तो एक एस्पिरेंट का 10 दिन का शेड्यूल पहले बन जाता है कि मैं आज से कल क्या करूँगा, परसों क्या करूँगा। तो एक टास्क के उस पर डिपेंड करके चलना पड़ता है। ऐसे टाइम टेबल बना के तो आपने भी 1000 फाड़ दिए होंगे अपनी ज़िंदगी भर में। टाइम टेबल नहीं बनाना होता है, आपको टास्क बनाने हैं, टास्क कंप्लीट करने हैं। और हर 1.5 से 2 घंटे के बीच में एक छोटी सी नैप ले लो, या फिर थोड़ा सा वॉक कर लो, या थोड़ा पानी वगैरह के लिए ब्रेक ले लो। थोड़ा सा वॉक करने से तो आपको वो मिल जाएगा, थोड़ा एनर्जी मिल जाएगी और थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो जैसे कि होता है कि आपने ये बहुत अच्छा सवाल का उत्तर दिया है। तो एक सवाल था, मतलब कि एस्पिरेंट जो होता है, जो घर छोड़ के आया है, उसको खाना बनाना आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जो इनको खाना नहीं बनाना आता और इसी वजह से वो बाहर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो जिसके हाथ में बर्तन धोने की कला थोड़ी अच्छी है, तो वो किसी रूममेट के साथ रहे और जो बर्तन धो दिया करे और वो खाना बना लिया उसका रूममेट, तो इससे मेरे ख्याल से कोई सॉल्यूशन उसके साथ ये अच्छी बात है कि एक बंदा मतलब मिल बांट के 2 लोग रहने हैं तो मिल बांट के काम कर लें, लेकिन उसमें बीच में जो दूसरा बंदा है वो ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। वो अपना काम प्रॉपर करेगा तो अच्छे से सब कुछ एकदम स्मूथ चल जाएगा। लेकिन वो कभी वो घर चले जाएगा, कभी वो कहीं वो चले जाएगा, तो उसके बर्तन भी तुम्हें धुलने पड़ेंगे। तो आदर्श जी, हमारा तीसरा जो भी सवाल है वो ये है कि जैसे कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो स्टेट की तैयारी करते हैं या फिर बाद में कुछ दिनों में सेंट्रल में आ जाते हैं। तो उनको कैसे करना चाहिए कि उनको क्लियर रहे कि उनको सेंट्रल लेवल की तैयारी करनी है या स्टेट की तैयारी करनी है? जैसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल के होते हैं। पहले तो एक बच्चे को अपना एम सेलेक्ट करना है, तो उसे क्या करना है, क्योंकि जैसे सेंट्रल है और स्टेट है, दोनों अलग अलग, उसमें अलग अलग पोस्ट मिलती हैं। सेंट्रल में भी 2 टाइप के एग्जाम होते हैं, एक होते हैं टिक मार्क वाले, जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, और एक होता है डिस्क्रिप्टिव, जैसे IAS वगैरह, इसमें लिखना होता है। और ऐसे सेम सिमिलर स्टेट में भी होता है, जिसमें 2 टाइप के एग्जाम्स होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है डिस्क्रिप्टिव। तो पहले सेलेक्ट करो कि अगर तुम्हें अच्छी लिखने की कला है, अगर लिखने की तो आपकी अच्छी कला है तो आप डिस्क्रिप्टिव में जा सकते हो, जैसे PCS हो गया, ROR हो गया, और ऐसे वगैरह वगैरह।